नमस्कार मित्रों। हम लोग इससे पहले गांधी फेस्ट जो चल रहा था गांधी जी का, उसमें हम लोग गांधी जी चल रहे थे और इसमें हम लोग गांधी जी के प्रारंभिक जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं, जिसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, इनके विषय में चर्चा कर चुके हैं। और इसी समय जो सेवर्स प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त होता है, इसके बाद में सेवर्स की संधि के साथ जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता, सेवर्स की संधि जो तुर्की के ऊपर थोपी जाती है, इसी के साथ जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, यहां तक की हम लोग चर्चा कर चुके थे। खिलाफत आंदोलन इसी में जैसा कि हम जानते हैं कि 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन होता है। इसके बाद में ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया जाता है और इसके बाद में आंदोलन आगे बढ़ता है। जैसे तो इसी आंदोलन के दौरान होता यह है कि 31 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के बारे में हम लोग यहां तक लगभग खिलाफत आंदोलन के बारे में लगभग हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हम लोग इसी खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़कर संयुक्त रूप से भारत में एक और आंदोलन रन करता है, जिसे हम एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेट मूवमेंट और हिंदी में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस पे मैं उस दिन यहां तक हम लोग पहुंच भी गए थे। आज जो हम लोगों की चर्चा होगी, हम लोग उसी के आगे बढ़ाएंगे। तो होता यह है कि ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, इसी समय इलाहाबाद में, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद में 20 जून 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक होती है और इस बैठक में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लेते हैं, या फिर इस पे 20 जून 1920 की इलाहाबाद की इस बैठक पर असहयोग आंदोलन चलाए जाने पर चर्चा होती है। इसका निर्णय अंततः हो जाता है और इसकी जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत है, ये माना जाता है कि ये जो नॉन कोऑपरेट मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, इसके प्रारंभ होने की जो तिथि थी वो 1 अगस्त 1920 यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसी समय सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में गांधी जी असहयोग का प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 का कोलकाता सेशन आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं।
ये प्रस्ताव, जिस समय गांधी जी इस प्रस्ताव को पारित करवाने की चर्चा कर रहे होते हैं या कलकत्ता के विशेष अधिवेशन पर इस पर चर्चा चल रही होती है, तो इस चर्चा के दौरान कई कांग्रेसी नेता इस असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं होते हैं। और तैयार ना होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है उसमें यह कि असहयोग की परिभाषा को लेकर या असहयोग को लेकर स्पष्ट नहीं होते हैं कई लोग। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, सी आर दास जैसे विधान पालिका बहिष्कार के मुद्दे पर तैयार नहीं थे। उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेसी नेता थे, ये स्वराज की स्पष्ट व्याख्या चाहते थे। और इस स्वराज की स्पष्ट व्याख्या जो उस समय ये चाह रहे थे उसमें तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, लेकिन अंततः गांधी जी ने इन तमाम विरोधों पर नियंत्रण बनाते हुए सितंबर 1920 के कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था इसमें असहयोग के प्रस्ताव को ये स्वीकार करवा लेते हैं। अंततः असहयोग का प्रस्ताव इसमें स्वीकार कर लिया जाता है और आगामी दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो होता है नागपुर में। इसमें इसी असहयोग के प्रस्ताव को जो यहां पर पारित कराने के लिए कई कांग्रेसी नेता विरोध भी कर रहे थे, उसी को यहां पर पुनः पारित किया जाता है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। अब इस असहयोग आंदोलन जब ये पारित हो जाता है तो कई सारे नेता जो कांग्रेसी नेता भी होते हैं वो कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, रिकॉग्निशन पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हम इसके सदस्य नहीं हैं। और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें असहयोग के प्रस्ताव को दोबारा अनुमति दी जाती है। और जैसा कि जो कुछ कांग्रेसी नेता होते हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, इन नेताओं की अगर हम चर्चा करें तो एक तो एनी बेसेंट होती हैं, एनी बेसेंट होती हैं। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इससे पहले अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापड़े, ये लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। अब इस्तीफा देने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें स्वीकार किया जाता है और अंततः असहयोग आंदोलन आगे रन करता है। इसी दौरान होता यह है, हाँ एक चीज और यहां बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर काफी सुधार लाए गए। और उन सुधारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह थी कि कांग्रेस की इसी नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920, इस नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले तो यह होता कि कांग्रेस का पुनर्संगठन किया जाता है। कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो संगठन होता है कांग्रेस का, इसका फिर से एक तरीके से निचले स्तर से लेकर ले जाकर क्रम बाई ऊपरी स्तर तक इसके कई स्टेप बाय स्टेप चरणों में इसकी समितियां गठित की जाती हैं। जैसे इसको हम देखें तो ग्राम स्तर पर, इसके बाद में तालुका स्तर पर, और इसके बाद जिला स्तर पर। यहां पर ये एक सिस्टम के साथ, एक स्तर के साथ हर स्तर पर कांग्रेस की समितियां गठित की जाती हैं और सबसे ऊपर होती है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इसमें लगभग 300 सदस्य होते हैं।
कुल मिलाकर ये कांग्रेस को एक तरीके से, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर मजबूत बनाने का प्रावधान लाया जाता है। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन, जो मैंने बताया था कि इस पे पहली बार निर्णय लिया गया 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक इलाहाबाद में, उसमें निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, इसमें कांग्रेस, इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी स्वीकार करवा लेते हैं और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुनः अनुमति दी जाती है। और इसी नागपुर अधिवेशन में ही संगठन के स्तर पर कांग्रेस में काफी काम होता है, जिसमें ग्राम तालुका जिला स्तर पर समितियां गठित की जाती हैं और 300 सदस्यों की सबसे ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति होती है। तो और कांग्रेस की, इसमें कांग्रेस की सदस्यता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। और जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये मुख्य रूप से इसके लिए गांधी जी ने 3 कारणों को उत्तर बताया था, क्यों प्रारंभ हुआ था। इसके लिए गांधी जी ने, एक तो पंजाब गलती यानी अमृतसर की घटना, अमृतसर जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैशकर, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, इसकी मानते हैं। और दूसरा, इसी नागपुर अधिवेशन में ही, इसी में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, इसी नागपुर अधिवेशन में ही एक नया लक्ष्य स्वीकार किया जाता है। अभी तक कांग्रेस का लक्ष्य था स्वशासन, और इस असहयोग आंदोलन के साथ ही कांग्रेस आ जाती है अपने नए लक्ष्य स्वराज्य पर आ जाती है। ये दूसरी मांग होती है, कांग्रेस स्वराज्य की मांग को सामने रखती है। और तीसरी जो बात होती है वो होती है खिलाफत ज्यादती, तीसरा, थर्ड पॉइंट था खिलाफत ज्यादती। इन 3 बिंदुओं के आधार पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी 1 अगस्त 1920 को करते हैं और सबसे पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में से पारित करवा लेते हैं और दिसंबर 1920 में नागपुर के जो वार्षिक सत्र होता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, इसमें दोबारा अनुमति दी जाती है। और मैंने बता चुका है, इस वजह से एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और जीएस खापर ने, ये लोग इससे त्याग पत्र दे देते हैं। अब ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन को हम कई चरणों में बांटकर देख सकते हैं। कई चरणों से मतलब ये हुआ कि जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका जो पहला चरण होता है वो जनवरी 1921 से मार्च 1921 इसमें विभाजित किया जा सकता है। इस चरण में जो पहला चरण था, प्रथम चरण, इस प्रथम चरण में कई कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, नंबर दूसरा न्यायालयों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, अवैतनिक सरकारी सेवा का बहिष्कार, ये सारे मुद्दे अपनाए जाते हैं। और इस असहयोग आंदोलन में कुछ और मुद्दे भी शामिल थे, जैसे जिन मुद्दों की अगर हम बात करें तो जैसे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, चरखे का प्रचार,
ये सारे मुद्दे भी, छुआछूत को समाप्त करना, ये सारे मुद्दे भी अपनाए जाते हैं। तो ये जो प्रथम चरण असहयोग आंदोलन का चल रहा होता है, ये जनवरी 1921 से मार्च 1921 चलता है और इसमें न्यायालयों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जाता है। अब इसमें यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि घटनाओं से रिलेटेड, देखिए घटनाओं से रिलेटेड प्रश्न वो आपसे कहीं भी पूछ सकता है, आपका प्री में पूछ सकता है, और जैसे मेंस राइटिंग के समय होता यह है कि बहुत सारी चीजों को आंसर राइटिंग के समय हमें बीच बीच में डालना पड़ता, कुछ फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए, तो उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जैसे जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें उसने ये पूछा था कि सती चौरा घाट की जो घटना थी और 1857 का विद्रोह में जो सती चौरा घाट की घटना थी, और इसके बाद की अगर हम बात करें, दो घटना, हाँ सॉरी, इसमें दो घटनाएं पूछी गई, दो घटनाओं के बीच की घटना उन्होंने मुझसे पूछी थी। इसमें जो पहली घटना थी कि सती चौरा घाट की घटना और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो कानपुर में आपके गठित की गई है, इन दोनों के बीच की घटना आप बताइए। आईएएस इंटरव्यू में एक मेंबर ने मुझसे पूछा था, तो उस समय तो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, मुझे बहुत थिंक किया मैंने, 2-4-5 सेकंड का समय भी लिया, लेकिन फाइनली उसमें मैं बता नहीं पाया। जब मैं वापस आया, डिस्कस किया अपने मित्रों से, तो ये पता चला कि वो कर्नल नील की घटना थी, जिसने बाद 1857 के विद्रोह के बाद कानपुर आया था और उसने कई लोगों को जीवित ही फांसी पे टांग दिया था। खैर, तो ये फैक्ट्स कहीं से भी, एग्जाम पैटर्न, प्री मेंस इंटरव्यू, वो कहीं से कुछ भी उठाकर आपसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू का अपना कोई फिक्स दायरा तो होता नहीं कि नहीं यहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो तो वहां बैठे मेंबर्स या चेयरमैन जो भी हैं उनके मूड की बात है कि कहाँ कौन सा प्रश्न वो आपके सामने रखते हैं। तो कभी कभी फैक्ट्स, तो कभी कभी विश्लेषणात्मक प्रश्न, वो दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। खैर, तो ये प्रथम चरण चल रहा था, तो प्रथम चरण में न्यायालयों और शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार की बात चल रही थी असहयोग आंदोलन में। तो इसमें कई नेताओं ने न्यायालयों का बहिष्कार किया था। उनकी अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू, ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, मोतीलाल नेहरू, कॉमा सैफुद्दीन कीचलू, सैफुद्दीन कीचलू, और इसके बाद में आते हैं आपका टी प्रकाशम, आसफ अली, तेज बहादुर शप्र, वल्लभ भाई पटेल, व CR दास। इन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन नेताओं ने अपनी वकालत का परित्याग किया, और कुछ ऐसे भी थे कांग्रेसी नेता जिन्होंने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया था। तो शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने वाले जो लीडर थे वो थे शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। उसमें अनेक थे, लेकिन 2-3 नेताओं की हम बात करेंगे, जैसे लाला लाजपत राय, इन्होंने बहिष्कार किया था। जाकिर हुसैन, तो प्रथम चरण में जो जनवरी से लेकर मार्च तक रन किया था, इसमें न्यायालयों का बहिष्कार, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार ये किया जाता है। और मैंने बता भी दिया कि किन किन कांग्रेसी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। यहां से यूपीपीसीएस, यूपीएससी या वनडे एग्जाम में कभी भी यहां से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर एवरी स्टेप पे रहना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है इसका सेकेंड स्टेप असहयोग आंदोलन का। तो ये पहला चला था प्रथम चरण जनवरी 1921 से मार्च 1921। अब हम इसके सेकंड चरण की बात करेंगे, सेकंड स्टेप की। जो द्वितीय चरण था वो द्वितीय चरण, ऐसा नहीं है कि ये कोई बटा हुआ है, इसको स्टेप बाइज अगर हम लेकर चलते हैं तो किस चरण में, किस किन महीनों में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, उस पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और किस किस पीरियड में क्या क्या होता चला गया। तो जो सेकंड चरण था, फर्स्ट चला था जनवरी से मार्च, और सेकंड होगा आपका अप्रैल
1921 से जून 1921। इसमें तीन चीजों पर, इस चरण में तीन चीजों पर बल दिया गया। पहला, तिलक स्वराज फंड। दूसरा, चरखे का प्रसार, प्रचार हुआ, प्रसार। और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। तीन चरण में बल दिया गया। ये जो सेकेंड स्टेप था असहयोग आंदोलन का, इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसकी कांग्रेस की सदस्यता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। ये जो तिलक स्वराज फंड जो गठित हुआ था कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने के लिए, इसमें देखते ही देखते 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। 1 करोड़ रुपया इसमें जमा हो गया था। अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी कांग्रेस की सदस्यता में। चरखे का प्रसार किया गया था, स्वदेशी अपनाओ पर बल दिया गया था। आज भी हमारी सरकार उसी स्टेप को लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया था। तो सेकेंड जो स्टेप था उसमें ये घटनाएं हुई थी और इस तरह असहयोग आंदोलन धीमे धीमे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अच्छा, इसमें अहिंसा पर गांधी जी बहुत बल देते जा रहे थे। अब इसके बाद प्रारंभ होता है हमारा असहयोग आंदोलन का तीसरा चरण। तीसरे चरण की अगर हम बात करें, तृतीय चरण की, तो वो तृतीय चरण ये जुलाई 1921 से लेकर नवंबर 1921 तक रन किया था, ये चला था। इस चरण में कई सारी घटनाएं होती हैं। यहां पर जो असहयोग आंदोलन चल रहा होता है उसमें थोड़ी उग्रता आने लगती, क्षेत्रीय स्तर पर असहयोग में उग्रता। जैसे हम देखते हैं कि इस समय ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे ताना भगत आंदोलन गांधी जी के किस आंदोलन के समानांतर चल रहा था या उसके पैरेलल रन कर रहा था, ठीक है ना। तो ताना भगत आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, ताना भगत आंदोलन भी इसी समय चला। और इसी समय संयुक्त प्रांत में किसानों ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें नाई धोबी बंद पद्धति को अपनाया गया था। उसको हम लोग एका आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका चीफ हुआ करता था मदारी पासी। तो 1921 में जुलाई से नवंबर के बीच में क्या क्या हुआ उसकी हम घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसी आंदोलन के समानांतर संयुक्त प्रांत में 1921 में एका आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसका चीफ जो हम लोग जानते हैं मदारी पासी था। और इस समय दो जनजातीय आंदोलन भी हुए यहीं पर। एक पहला था छोटा नागपुर क्षेत्र था, एक छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, यहां पर 1921 में ताना भगत आंदोलन हुआ, ताना भगत आंदोलन। और इसी समय 1921 में केरल तट पर मोपला विद्रोह के बारे में जैसा हम जानते हैं कि मोपला केरल में मालाबार तट के निवासी थे और ये समय समय पर इन्होंने कई विद्रोह किए थे। जैसे इनके विद्रोहों की हम चर्चा करें तो 1836 से 54 तक इन्होंने 22 विद्रोह किए, 1882 से 85 के बीच में कुछ विद्रोह किए, 1896 में विद्रोह किए और 1921 में केरल में मोपला तट पर, केरल में मालाबार तट पर मोपला कृषकों का विद्रोह हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसे कांग्रेस के नेताओं की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था। वस्तुतः इस क्षेत्र में जब कुछ कांग्रेसी नेताओं ने दौरा किया, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, तो इन लोगों ने दौरा किया तो यहां पर एक यह आंदोलन आंदोलित हो गया। और यहां जो मोपला जो कृषक थे वो मुस्लिम कृषक थे और यहाँ के जमींदार हिंदू थे। तो यहां पर जो मोपला कृषक था उनका जो निशाना थे वो जमींदार वर्ग था। और इस आंदोलन ने, ये जो मोपला कृषकों का आंदोलन चल रहा था सहयोग आंदोलन के दौरान, इसने एक तरीके से सांप्रदायिक कोट को ग्रहण कर लिया और ये आंदोलन
इसी आंदोलन के दौरान मस्जिदों को तोड़ा जाने लगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदू विरोधी आंदोलन में टर्न हो गया था ये। तो ये आंदोलन चला, ये सारे आंदोलन चल रहे थे। इसी समय इस तीसरे चरण में ही आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र था, नगर पालिका शहर था आंध्र प्रदेश का, जिसका नेम था चिराला पराला। यहां पर जब नगर पालिका कर बढ़ा दिया जाता है तो एक व्यक्ति होता है डुगाली राजकृष्णैया। इसके नेतृत्व में जो नगरवासी होते हैं, जो इस नगर के लोग होते हैं, चिराला पराला नगर पालिका शहर के, तो ये लोग इसका परित्याग कर देते हैं और शहर छोड़कर 11 मंथ्स 11 महीनों तक अलग निवास करते रहते हैं। खैर, इसकी बात हो गई। अब आता है अंतिम चरण। जो अंतिम चरण इस प्रारंभ होता है, यानी चौथा चरण। चौथे चरण की अगर हम बात करें, चौथा चरण ये नवंबर 1921 से फरवरी 1922 तक चलता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ जब दिसंबर 1920 में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिसंबर 1920 में जब असहयोग आंदोलन का दोबारा प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में, तो उस समय एक घोषणा की थी गांधी जी ने, और उन्होंने ये कहा था कि इस आंदोलन में 1 वर्ष के अंदर स्वराज की हमें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह आंदोलन रन कर रहा था, और इसी समय नवंबर 1921 से फरवरी 1922 ये जो अंतिम चरण था, इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और वो घटना ये होती है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये चौरी चौरा एक स्थान है, ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यहां पर जो किसानों की भीड़ होती है, उस पर पुलिस फोर्स गोलियां चलाती है, और उसके बदले में जो किसानों की भीड़ होती है वो चारों ओर से थाने को घेर कर, जो पुलिस स्टेशन होता है उसको घेर लेती है, और उस पुलिस स्टेशन में एक थानेदार व 20 पुलिसकर्मी होते हैं। इसको घेर कर भीड़ इसको आग के हवाले कर देती है। 21 लोगों की 21 लोग होते हैं, 20 पुलिसकर्मी और एक थानेदार, ये इसमें जलकर मर जाते हैं। इस घटना के बाद ये जो हिंसा होती है, इस घटना के दौरान, इससे गांधी जी अपने आंदोलन को स्थगित करने के मूड में आ जाते हैं, और वो तुरंत 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। और इसके बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात, यहां पर एक बैठक बुलाते हैं, और 1922 के असहयोग आंदोलन को वो 1922 में 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इससे एक व्यापक निराशा का वातावरण पूरे देश में फैल जाता है कि कोई आंदोलन जो अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा हो, उसको अकस्मात रोक देने से बहुत सारे छात्र थे जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे। कृषक इस आंदोलन में संलग्न थे। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी इस आंदोलन के दौरान, क्योंकि इसी दौरान मैंने बताया कि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को चरम पर थी, आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा था, और इस घटना के कारण गांधी जी इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन होता है, इसको स्थगित कर देते हैं 12 फरवरी 1922 को। इस आंदोलन को स्थगित होने के बाद अलग अलग नेताओं की अलग अलग टिप्पणी आती हैं। सुभाष चंद्र बोस भी इस आंदोलन के स्थगित किए जाने पर स्टेटमेंट देते हैं, मोतीलाल नेहरू भी कुछ कहते हैं, अन्य जो कांग्रेसी